साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं डिस्कस करूंगा। कई बार एक क्वेरी होती है आपकी कि जो कंसर्न आरोपी है उस पर लगा दी गई है धारा 66 आईटी एक्ट की या धारा 67 आईटी एक्ट की, या दोनों ही धाराएं लगी हुई आरोपी में। इसके अलावा मामला आईपीसी का भी है या बीएनएस का भी है। तो क्या ऐसी स्थिति में आरोपी को 41A सीआरपीसी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जिन भी मामलों में सजा 7 साल तक है वहां पर 41A सीआरपीसी का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। पर कई बार क्या करती है पुलिस कि आपको लाभ नहीं मिले, तो ऐसी धाराओं को भी एड ऑन किया जाता है जहां पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा हो। क्लियर है, ताकि आपको 41A सीआरपीसी का लाभ नहीं मिल सके। तो अगर इस तरह का मैटर है आपका और मैटर कॉम्प्लिकेटेड है तो वहां पर क्या करना है, किस प्रकार जो है आपको प्रोसीड करना है, ये आज जो है मैं डिस्कस करने वाला हूं। साथियों, जो ये क्वेरी है इसका जो सॉल्यूशन है आपको वो मिलेगा एक महत्वपूर्ण जजमेंट में, जो कि प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने। पिटिशन नंबर है 8626/2024। जजमेंट का डेट है 7 मई 2025 और साइटेशन का नेम है कोवले बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। जो कंसर्न बेंच है वो है अमरावती की। इस केस में एक पिटिशन जो है दाखिल करी आरोपी ने एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 482 ऑफ BNSS। ये प्रोटोकॉल जो है जुड़ा हुआ है एंटीसिपेटरी बिल से। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपके विरुद्ध चार्जशीट है या कोई मामला है जो कि 1 जुलाई 2024 से पहले का है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको मूव करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी। और अगर मामला 1 जुलाई 24 के बाद का है तो आपको मूव करना है एज पर सेक्शन 482 ऑफ BNSS। तो वी कुड से 482 ऑफ BNSS इज कॉरेस्पॉन्ड टू सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी। ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। इस मामले में एक एफआईआर जो है दर्ज होती है जिसमें एलिगेशन क्या होता है कि सोशल मीडिया पर अब्यूजिव पोस्ट जो है किए गए, जिसके बेसिस पर मिस्टर एम को जो है गिरफ्तार किया जाता है। और वो ये कन्फेस करते हैं कि उन्होंने अपराध किया क्योंकि किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा। और इस कन्फेशन के बेसिस पर जो अदर अक्यूज्ड हैं उन्हें भी इम्प्लीकेट किया जाता है। और मामला जो है वो होता है प्रोसीड एज पर सेक्शन 111 सब क्लॉज 2, सेक्शन 61, सेक्शन 192, सेक्शन 196, सेक्शन 336 सब क्लॉज 4, सेक्शन 340 सब क्लॉज 2, सेक्शन 352 सब क्लॉज 2 BNS के तहत। इसके अलावा धारा 66, 67 आईटी एक्ट का भी जो है लगा दिया जाता है। कहना यह था पिटिशनर का कि जो भी आरोप है उनका मूल क्या है कि सोशल मीडिया पर डेरोगेटरी या अब्यूजिव पोस्ट जो है किए गए। क्लियर। और जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है वो डायरेक्ट नहीं है, हमारा इन्वॉल्वमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशन विच इज मेड बाय मिस्टर एम। इनका कहना यह है कि जो ऑफेंसेस हैं इनमें जो पनिशमेंट है वो है अप टू 7 ईयर। दैट्स वाई वी डिजर्व द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी। यह धारा 35 सब क्लॉज 3 ऑफ BNSS। पर पुलिस हमें ये लाभ नहीं दे रही है। इसके अलावा निर्भर किया गया ऑन द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसका नाम है अरनेश बनाम स्टेट ऑफ बिहार। साइटेशन है 2014, वॉल्यूम 8 SCC, पेज नंबर 273। इनका कहना है कि सिर्फ एक ही चीज जो है बार कर रही है धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS के नोटिस को, वो है धारा 111 BNS। पर इनका कहना यह था कि धारा 111 BNS इस केस में जो है लागू नहीं होता है। इसके लिए लॉजिक क्या दिया गया इसको जो है समझिएगा। इनका कहना है कि फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 111 ऑफ BNS रिक्वायरमेंट क्या है कि देयर मस्ट बी 2 चार्जशीट पेंडिंग since the last 10 years concerning offences specified in section 111 of BNS. So we could say that for the application of section 111 of BNS, जो कि डील विद करता है विद द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, रिक्वायरमेंट क्या है, देयर मस्ट बी
टू चार्जशीट. नंबर 1, पेंडिंग इन द लास्ट 10 ईयर. इट मस्ट बी कंसर्न विद द ऑफेंसेस जिनको डिफाइन किया गया है सेक्शन 111 ऑफ BNS में. क्लियर हो गया आपको? अगर ऐसा नहीं है तो किसी भी रूप में धारा 111 BNS लागू नहीं होगा. तो इनका कहना यह है कि अगर इस धारा को हटा दिया जाए तो बाकी धाराओं में पनिशमेंट जो है 7 साल से कम है. तो ऐसे सिनेरियो में जो कंसर्न अक्यूज्ड है वो डिजर्व करते हैं बेनिफिट ऑफ सेक्शन 41A ऑफ CRPC. जिसका अपोज किया स्टेट, पर जो स्पेसिफिक क्वेरी थी उसका उत्तर नहीं दे पाए. सिंपली कहते हैं कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टू चार्जशीट against the accused in the previous 10 years and submitted that filing of complaints would be sufficient. और कहना ये था स्टेट का पे कन्फेशन दिया है अक्यूज ने अगेंस्ट को अक्यूज, तो ये भी रिलेवेंट. कोर्ट ने स्थितियों को देखा, परिस्थितियों को देखा और जो लीगल पोजीशन थी उस पर जो है एम्फेसाइज किया. कोर्ट का कहना यह कि जो सेक्शन 111 है BNS का, इसकी एप्लीकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें कानून को देखना होगा. कानून क्या है उसको जो है अपन नोट डाउन करते हैं, जो कि जुड़ा हुआ है सेक्शन 111 BNS से. कानून ये कहता है कि एनी कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है फेज है, हमको इस पर जो है काम करना होगा. कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी ये बेसिस है. एनी कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी जिसमें क्या इंक्लूड किया गया है, किडनैपिंग को नंबर 1, दूसरा है रॉबरी को, तीसरा है व्हीकल थेफ्ट को, चौथा है एक्सटॉर्शन को, पांचवा है लैंड ग्रैबिंग को, छठा है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को, सातवां है साइबर क्राइम को, आठवां है इकोनॉमिक ऑफेंस को, नौवां है ट्रैफलिंग ऑफ पर्सन, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ड्रग्स, वेपन और इलिशिट गुड्स और सर्विसेज. 10वां है ह्यूमन ट्रैफलिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम बाय एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन एक्टिंग either in isolation or jointly, either as a member of organized crime syndicate or on behalf of such syndicate. जिसके लिए ये लोग यूज करते हैं वायलेंस को, या उसका थ्रेट देते हैं, या इंटिमिडेशन करते हैं, या कॉर्शन करते हैं, या कोई भी अनलॉफुल मेथड जो है यूज करते हैं टू ऑब्टेन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट, जिसमें इंक्लूड है फाइनेंशियल बेनिफिट. ऐसे सिनेरियो में जो कंसर्न एक्ट है इट विल बी टर्म्ड एज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. क्लियर हो गया अपने को? अब कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है इसको जो है अपन समझते हैं. ये काफी इंपॉर्टेंट जो है टर्म है जिसको डिफाइन किया गया. मींस एनी एक्टिविटी विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. मैं लिख रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. दूसरी बात, विच इज कंसर्न विद द कॉग्निजेबल ऑफेंस. जिसमें पनिशेबल है स्थितियां विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर और मोर, done by any person either in isolation or jointly as a member of organized crime syndicate or on behalf of such syndicate, in respect of which, ये important है, more than one charge sheet have been filed before the competent court within the previous period of 10 year. ये भी requirement है. And the court has taken the cognizance of such offense. तीसरी बात है, कोर्ट का प्रसंज्ञान भी जरूरी है. mere filing is not sufficient. इसमें इंक्लूड है इकोनॉमिक ऑफेंस भी. तो कुल मिला के कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो एविडेंस है वो है वीक पीस ऑफ एविडेंस, क्योंकि सिर्फ कन्फेशन के बेसिस पे जो को अक्यूज्ड है उनको अंदर लिया गया है. इसके अलावा जो कंसर्न सेक्शन है 111 ऑफ BNS, उसके लिए मैंडेट है कि देयर मस्ट बी मोर देन वन चार्जशीट इन द प्रीवियस 10 ईयर, और इसका कोर्ट ने जो है प्रसंज्ञान ले लिया. इन एब्सेंस ऑफ सच चार्जशीट,
जो सेक्शन 111 है बीएनएस का, ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो कानून की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। कोर्ट ने यहाँ पर निर्भर किया महत्वपूर्ण फैसले पे, जो कि प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने। जजमेंट का नाम है मोहम्मद हासिम बनाम स्टेट ऑफ केरला। इसमें भी रेफर किया गया है इंपॉर्टेंट जजमेंट को, जो कि प्रोनाउंस किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसका नाम है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम शिवा @शिवाजी। और जो कंसर्न मैटर था वो जुड़ा हुआ था महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 1999 से, जिसमें भी रिक्वायरमेंट थी 2 चार्जशीट की फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 111 ऑफ बीएनएस। और सिमिलर व्यू जो है ये दिया है डिविजनल बेंच ने ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की। जजमेंट का नाम है पप्पूला बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। पिटिशन नंबर है 26769/2024 और केस जो है डिस्पोज ऑफ हुआ है 18/12/2024 को। इसके अलावा जो कंसर्न स्टेट था उसने इन सारी परिस्थितियों को अपोज किया कि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अगर चार्जशीट नहीं भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कंसर्न बेनिफिट्स हैं 41A सीआरपीसी के उसको प्राप्त करने के लिए पिटिशनर जो है एलिजिबल नहीं। पर कोर्ट ने जो फैक्चुअल पोजीशन थी उसकी लाइट में, जो लीगल पोजीशन थी उसकी लाइट में अपना एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। और निर्णय का जो पैरा नंबर 21 है काफी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने क्या कहा, इन दैट व्यू एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन कंसिस्टेंसी द क्रिमिनल पिटिशन इज डिस्पोज्ड ऑफ, डायरेक्टिंग द एसएचओ to follow the process contemplated in section 35 subclause 3 of BNSS, जिसके लिए जो सेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग है वो है 41A ऑफ सीआरपीसी। और इसके अलावा जो गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अरुणेश बनाम स्टेट ऑफ बिहार की, जो मैंने आपको लिखवाई भी है ऊपर, उसको भी जो है फॉलो करना होगा। विद ऑल दिस डायरेक्शन द केस डिस्पोज्ड ऑफ। तो जो कंसर्न केस जो है ये सिखाता है हमें 4 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात कि जिन भी मामलों में सजा जो है वो 7 साल तक है, वहां अक्यूज जो है डिजर्व करता है बेनिफिट ऑफ सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी इफ कोऑपरेटिव। दूसरी बात यह है कि ऐसा कोई भी ऑफेंस जोड़ दिया गया है जिसके कॉन्टेक्स्ट में फैक्ट्स फाइल पे नहीं है, या जो फैक्ट्स फाइल पर है वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं वायलेशन ऑफ दैट केस। इन दैट सिनेरियो उन स्थितियों को भी अर्ज किया जा सकता है और उस पर एम्फेसाइज करते हुए जो कंसेंट सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी है उसको डिस्कार्ड करने की प्रार्थना भी की जा सकती है, जैसा इस केस में हुआ। तीसरी बात है कि जो सेक्शन 41A सीआरपीसी है, जिसको हम 35 सबक्लॉज 3 BNSS के नाम से भी जानते हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में जो बेस जजमेंट है वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है अरुणेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार। जजमेंट का डेट है 2 जुलाई 2014। सेडेशन है 2014, आप लिख लीजिए इसको, 2014 वॉल्यूम 8 SCC पेज नंबर 273। और चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी केस में इस तरह की हरकत की है पुलिस ने कि किसी स्पेसिफिक धारा को जोड़ करके, जहां पनिशमेंट 7 साल से ऊपर है, बेल एप्लीकेशन को अपोज करना चाहे, तो सबसे पहले हमें अटैक करना है उस धारा पे जिसको एड ऑन किया गया, ताकि बेल का जो है लाभ नहीं मिल सके। अगर हम सक्सीड हो जाते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट ऑफ बेल। किधर है, क्योंकि जहां पनिशमेंट अप टू 7 ईयर है वहां तो 41A सीआरपीसी की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करनी ही करनी है। और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि धारा 66, 67, 88 के मामलों में भी ये बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इसके अलावा आपका रोल क्या है क्राइम में, एविडेंस क्या है, उसका नेचर क्या है, 41A सीआरपीसी का लाभ उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर आपका कोई रोल डायरेक्ट नहीं है, रोल जो है इनडायरेक्ट है, मींस कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेसिस पर आप जो है इंसर्ट हुए हैं या इम्प्लीकेट हुए हैं, देन डेफिनेटली यू कुड हैव द बेनिफिट। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको समझाया और जो लीगल पोजीशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको इनलाइटन किया। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।